आप सभी को मेरा नमस्कार। कल हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट और उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनीथिंग विच कम्स टू मार्केट बाय द प्रोड्यूसर। यानी इसका मतलब ये होता है प्रोड्यूसर के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है उसका टोटल कितना मार्केट में पहुंच रहा है, उसे कहेंगे सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर ने 100 पेन मार्केट में सेल करने के लिए भेजे, तो ये जो अमाउंट है 100 पेन का, इसे हम कहेंगे सप्लाई। इसी तरह से सप्लाई ऑफ मनी, जिसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी सेंट बाय प्रोड्यूसर ऑफ मनी इन द मार्केट, कि मार्केट में कितना पैसा भेजा जा रहा है। यहाँ पर मनी के दो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि देखो जब सामान सेल करने के लिए आता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, जब पैसे मार्केट में इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं तो सप्लाई ऑफ मनी है। इंडिया में दो प्रोड्यूसर हैं इसको बनाने वाले, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सभी तरह के सिक्के और 1 रुपये का नोट जारी करता है। इसके अलावा जो बाकी नोट बचे वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। अगर आप अपने पास अभी नोट निकाल कर देखें तो उस पर मेंशन होगा आरबीआई। 2 रुपये से ऊपर जितने भी नोट छापे जाते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही प्रिंट किए जाते हैं और मार्केट में पहुंचाए जाते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है टोटल स्टॉक ऑफ मनी, करेंसी के रूप में, जो प्रोड्यूसर जो है वो रिलीज करता है ताकि समय पर लोगों के पास पहुंच सके और लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। बट ये बात ध्यान रखना कि मनी सप्लाई जो है वो स्टॉक वेरिएबल है। इसको जब भी कैलकुलेट किया जाता है सिंगल पॉइंट टाइम पर किया जाता है, आज अभी किया जाएगा, ठीक है, या 6 मंथली किया जाता है। रोज़ रोज़ नहीं हम देखते कि मार्केट में कितनी मनी है, उसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाता है। इसी कारण इसे स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं। आप ये देखिए, आपको दिए गए हैं 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिंट होता है, बाकी आरबीआई के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। कहते हैं चेक इट, यू कैन चेक फ्रॉम द कॉइन 1 रुपी नोट ऑन दिस। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत लिखा होता है, और जबकि बाकी नोट्स पे ऊपर आरबीआई लिखा होता है और नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। इसका मतलब है कि सभी सिक्के और 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जा रहा है और सभी करेंसी जो 2 रुपये से ऊपर है वो आरबीआई सप्लाई कर रही है। अब वेरिएबल क्या है? अभी हमने बताया कि मनी स्टॉक वेरिएबल है। कंसेप्ट क्या है वो वेरिएबल का? जनरली हम एज्यूम करते हैं जो भी बदलाव आए हमारी वेरिएबल में, बट यहाँ 2 कंडीशन जो है वो ज़रूरी है इन्हें फुलफिल करने के लिए। पहली क्या है? कहता है चेंज इट्स वैल्यू, एंड सेकेंडली इट इज़ पॉसिबल टू मेजर दैट चेंज। कि पहले देखो कि क्या बदलाव आ रहे हैं चीज़ों में, कब, क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है एक बार मतलब सेम ना रहना, चीज़ों का बदलते रहना। सेकेंडली कितनी बार पॉसिबल हुआ है उसमें बदलाव। जैसे एक हेयर कलर, हमारा स्किन का कलर, हमारी पर्सनैलिटी, इसमें भी बदलाव आते हैं, बट इन्हें कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। सो इन्हें हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। बट हमारी हाइट, वेट, हमारे मार्क्स एक टाइम पीरियड पर चेक किए जाते हैं और पॉसिबल है कि इनमें बदलाव आए तो ये वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल 2 तरह के होते हैं इकोनॉमिक्स में, एक होता है स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। जिसकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर की जाती है उसे हम स्टॉक वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का कि 2 लाख रुपए आपके बैंक में जमा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। फ्लो वेरिएबल ये वो वेरिएबल हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान, एक समय पर और एक समय के दौरान। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से 31, अब 1 महीने की बात कर दी उसने और यहाँ 1 तारीख की बात की थी। जो 5 लाख रुपए हैं आपके अकाउंट में जमा है तो उसे हम फ्लो वेरिएबल कहेंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट बजट। एक बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि हम अपना घर चलाने के लिए हमारी जो सैलरी, हमारी जो इनकम होती है, हम बजट बनाते हैं कहाँ से कितनी इनकम होगी, कितना खर्चे होंगे, ताकि हम कंपेयर कर सकें। इसी तरीके से सरकार भी बजट बनाती है हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए
क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स हैं और हम कंपेयर करना चाहते हैं अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को, ताकि सरकार को कभी भी किसी चीज़ की कमी की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, जिसके कारण बजट बनाया जाता है। गवर्नमेंट बजट जो है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आइटम वाइज एक्सपेक्ट की जाती है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर के रूप में। गवर्नमेंट जो है वो हर साल बजट पेश करती है और बजट जो है वो फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है। ये प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट की एक तरह से रिपोर्ट कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही, पिछले साल कितने खर्चे इनकम हुई, बट इस पर ध्यान जो है वो बहुत कम दिया जाता है। आगे चलते हैं। कहता है ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट बजट जो है वो एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये रिसिप्ट्स और पेमेंट है गवर्नमेंट की, यानी कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया, कितना गया। और ये जो प्रिपेयर किया जाता है वो पूरे जैसे आज साल शुरू हो रहा है मान लो, तो मैं अगले साल के लिए पूरा प्रिपेयर कर लूँगी। एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है ताकि रिसीट और एक्सपेंडिचर के बेस पर खर्चे किए जा सकें। इंडिया में हर साल 1 फ़रवरी को बजट बोला जाता है और ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारी निर्मला सीतारमण है। इसके बाद कहता है वेरियस आइटम्स। अब खर्चे क्या क्या है, सरकार करती क्या है, पैसा खर्चती कहाँ पर है। गवर्नमेंट जो है वो अपने देश की सेवा में, डिफेंस में, पुलिस, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट और डिफरेंट सेक्टर पर खर्चा करती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, सोशल वेलफेयर और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि सब्सिडीज़, पेंशन, स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है और डेवलपमेंट करती है रूरल और अर्बन एरियाज़ के। ये खर्चे हैं सरकार के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। इसके बाद आ जाता है वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो सरकार खर्च तो करती है पर इसको इनकम कहाँ से होती है, इनकम वहाँ से होती है जो हमसे वो टैक्स लेती है। उसके अलावा नॉन टैक्स रिसोर्सेज भी हैं कुछ। जो टैक्स सोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी के रूप में इंक्लूड लिया जाता है, इनकम टैक्स के रूप में लिया जाता है, एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया जाता है। जो नॉन टैक्सेस सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, इसके अंदर फीस, फाइन और डोनेशन आते हैं। इसके बाद इसने कहा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ईयर और अ फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली हम अपना साल न्यू ईयर कब बनाते हैं, 1 जनवरी को, और साल ख़त्म कब होता है हमारा 31 दिसंबर को। और फाइनेंशियल ईयर जब आपका स्कूल शुरू होता है, जो कैलेंडर में है ना, जिसे हम कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं, वही हमारा नॉर्मल ईयर है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर जो आप स्कूल करते हो ज्वाइन, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। कहते हैं लिस्ट सम ऑफ द आइटम्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम आपको बता चुके हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर भी बता चुके हैं, और उसके बाद कहते हैं राइट अ नोट ऑन जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज टैक्स। जो आपसे टैक्स पहले अलग अलग वैल्यूज़ में कलेक्ट किया जाता था, अब उसको कंबाइन करके एक ही टैक्स बना दिया गया है, जिसे जीएसटी कहा जाता है। उसके बाद आता है डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट का मतलब होता है घाटा। कई बार सरकार को जो है वो बजट में घाटे का सामना करना पड़ता है। ये तब होता है जब गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम होती है, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है वो लोगों की भलाई के लिए कर रही है, और कई बार खर्चे ज़्यादा करने पड़ जाते हैं बट इतनी इनकम नहीं होती। इस सिचुएशन में सरकार को लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए गवर्नमेंट को पैसे का और अरेंजमेंट करना पड़ता है ताकि अपने खर्चे सरकार पूरे कर सके। ये जो अरेंजमेंट है फाइनेंस यानी डेफिशिएट से निकलने के लिए, उसे बजट कहते हैं। वो बजट में पहले से ही डिसाइड होते हैं, उसे डेफिशिएट फाइनेंसिंग कहा जाता है। मोस्टली केसेस में गवर्नमेंट जो है वो पैसे उधार लेती है आरबीआई से। उसके अलावा दूसरा काम करती है, करेंसी प्रिंट करती है। इसी तरीके से आरबीआई सरकार को हेल्प करता है डेफिशिएट से, घाटे से निकलने के लिए। एक सवाल यहाँ पर आता है कि दैट इफ गवर्नमेंट या आरबीआई नोट छाप सकती है तो फिर डेफिशिएट होता ही क्यों है। नोट प्रिंट कर ले जब भी पैसे की कमी हो गई है। देन वाई नॉट द गवर्नमेंट एंड आरबीआई प्रिंट मोर करेंसी। तो ये ज़्यादा करेंसी क्यों नहीं छापते।
ज़्यादा करेंसी छापे, लोगों को प्रोवाइड करें जिनके पास पैसा नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए। बट अगर हम ज़्यादा नोट प्रिंट करते हैं तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इस पैसे का इस्तेमाल चीज़ें खरीदने के लिए किया जा सकता है, सर्विस के लिए किया सकता है, जिससे डिमांड बढ़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था में। एज अ रिज़ल्ट कीमतें भी बढ़ेंगी और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इंडिया जो है वो मिनिमम रिजर्व का जो सिस्टम है उसे फॉलो करता है और जब ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम ही करेंसी जो है वो नई प्रिंट करता है। इसे आप अगर आगे इकोनॉमिक्स लेते हो तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ोगे। तो इसलिए यह पॉसिबल नहीं है ज़्यादा सिक्के और नोट जो है सरकार की ज़रूरत पड़ने पर छापे जाएं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक एंड फाइनेंस। पब्लिक का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ पीपल, लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है, जैसे विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। सो अल्टीमेटली पब्लिक का मतलब होता है सरकार, और जो फाइनेंस है इसका मतलब है फाइनेंशियल रिसोर्स, कि पैसा कहाँ से आएगा, जो रिसोर्स रिलेट करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर से। सो पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है वो सारे फाइनेंशियल रिसोर्स गवर्नमेंट के जहाँ से इनकम या फिर एक्सपेंडिचर सरकार करती है। ये बात हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट के दोनों ही रिसोर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पब्लिक फाइनेंस में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो रिसोर्स ऑफ यानी सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं कि सरकार के पास कितनी इनकम है, कितनी एक्सपेंडिचर है। हम यहाँ सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, हम दोनों की बात कर रहे हैं। इस एस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे इनकम कहाँ से होती है गवर्नमेंट की, किस तरह के टैक्स हैं, नॉन टैक्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में हम पढ़ते हैं। टैक्स सोर्सेज और नॉन टैक्स सोर्सेज, इनकम से किया गया कलेक्ट टैक्स सोर्सेज है। उसके अलावा जो हमारी जीएसटी कलेक्ट किया जाता है वो भी हमारा टैक्स सोर्सेज है। नॉन टैक्स, आप पिन खरीदते हो, बुक खरीदते हो, उस पर जो आपने टैक्स दिया या कोई फ़ीस पे की लाइसेंस बनवाने के लिए, तो वो नॉन टैक्स सोर्सेज है। इसके बाद आते हैं पब्लिक डेट। जब गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है बजट, इट इज़ फर्स्ट मेक प्लान फॉर इट्स एक्सपेंडिचर देन फॉर इट्स इनकम। पहले ये देख लेती है उसके खर्चे कितने होंगे, उसके हिसाब से वो इनकम डिसाइड करती है। ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि एक्सपेंडिचर आइटम्स जो हैं वो पहले देखे ताकि लोगों की भलाई की जा सके। सो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं गवर्नमेंट को लॉस के। बट अगर प्राइवेट बजट में देखें तो प्राइवेट पर्सन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं पहले इनकम। सरकार तो पहले खर्चा देख लेते हैं, खर्चा कितना है, उसके बाद इनकम डिसाइड करती है। ऑब्वियस लॉस होगा ही होगा। हम लोग पहले इनकम देखते हैं, उसके बाद ही खर्चा करते हैं, तो बहुत कम चांस होता है लॉस होने का। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इनकम के सोर्स जो हैं गवर्नमेंट के लिमिटेड हैं एक्सपेंडिचर के बेस पे। जब भी सरकार को फंड्स की शॉर्टेज होती है एक्सपेंडिचर में, तो ज़रूरी चीज़ों का खर्चा कम कर देना चाहिए ताकि हम इससे निपट सकें। तो सभी तरह के जो डेट यानी लोन सरकार के द्वारा लिए गए हैं, चाहे वो इंटरनल यानी अपने ही देश से लिए गए हों, चाहे एक्सटर्नल चाहे बाहर के देश से लिए गए हों, उसे हम पब्लिक डेट कहते हैं। सरकार के द्वारा लिया गया लोन पब्लिक डेट कहलाता है, चाहे वो अपने देश से लिया गया हो चाहे वो दूसरे देश से लिया गया हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ग्रोथ रेट, जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट का कि देश को बढ़ाना है, आगे इम्प्रूव करना है। देश इम्प्रूव होगा तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का वो इम्प्रूव होगा। इसीलिए कंट्री को आगे ग्रो करना ज़रूरी है। किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो कैलकुलेट की जाती है परसेंटेज चेंज इन इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन एनी पर्टिकुलर ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी कितने परसेंट हम आगे बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, उसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जीडीपी, कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है किसी कंट्री का, वो 3 शब्दों में लिया जाता है। मेनली पहले ग्रॉस, जिसका मतलब होता है
टोटल। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक, यानी अपने देश के अंदर का हिस्सा। प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन, वस्तुएं जो प्रोड्यूस की गई हैं। किसी देश की जीडीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल प्रोडक्शन हुई है उसे हम जीडीपी कहते हैं, और ये अपने देश के अंदर, अपनी देश की सीमा के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, और एक साल की। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश की जो जीडीपी है वो 100 करोड़ है प्रीवियस ईयर में, और इस साल 110 करोड़ है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाएगा, करंट ईयर जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर जीडीपी डिवाइड बाय जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो अभी हमें जो वैल्यू दी हुई थी, करंट ईयर की जीडीपी 110, प्रीवियस ईयर की 100 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की 100 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करोगे आपका ग्रोथ रेट 10% कैलकुलेट हो जाएगा। आगे चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज के समय में हर इकोनॉमी, हर अर्थव्यवस्था जो है वो ओपन है। ओपन इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बताती है जो गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती हैं। तो हमारे देश में भी चीज़ें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो जब हम चीज़ें बाहर के देश में बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसमें एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। जब हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, बेचेंगे कम, तो खर्चा ज़्यादा होगा, लॉस होगा, डेफिशिएट जिसे हम कहते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो इनकम ज़्यादा होगी, जिसे हम सरप्लस कहते हैं। और अगर हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इक्वल होंगी तो वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर जो है हमारे इक्वल होंगे। इसके बाद देखिए आपको दी हुई है बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक टेबल, किस साल कितना रहा है। ये जो टेबल है वो आरबीआई की वेबसाइट से ली गई है। ज़्यादातर हम समझ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या रहता है कि कंट्री में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं विच अ कंट्री हैज़ टू मेक इन टर्म्स ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाकी देश से हो रहे हैं। बैलेंस मीन्स बैलेंस शीट, जिसके दो साइड्स होते हैं, एक क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। डेबिट साइड जो है सभी खर्चे दिखाए जाते हैं सरकार के, और क्रेडिट साइड सभी इनकम दिखाई जाती हैं। पेमेंट का मतलब होता है कि हमें पेमेंट जो है मेड बाय अ कंट्री, बट बोथ पेमेंट एंड रिसीव्ड ऑफ द कंट्री बिकॉज द पेमेंट ऑफ वन कंट्री आर द रिसीव्ड फॉर अनदर कंट्री। तो पेमेंट का मतलब समझ सिर्फ ये नहीं होता कि हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट और रिसीव्ड क्या होगा कि अगर आप समझो कि मैंने आपको पैसे दिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, पे कर रही हूँ, आप कौन रिसीवर है, तो एक पे कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। तो एक देश पेमेंट कर रहा होगा, दूसरा रिसीव कर रहा होगा। सो इन नटशल हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सभी पेमेंट और रिसिप्ट्स का बाकी वर्ल्ड के साथ। यूजुअली टाइम पीरियड इज टेकन एज 1 ईयर। जो टाइम पीरियड लिया जाता है वो 1 साल का लिया जाता है, और पीछे जो मैंने डेफिशिएट और आपको सरप्लस बताया वो एक्सेस बताया था, आपके इस टॉपिक में नहीं है वो। उसके बाद आ जाता है मॉनिटरी पॉलिसी। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो रेफर्स करती है हमारी अर्थव्यवस्था में जो पैसा है। जब हम बात करते हैं मनी की तो यहाँ 2 एस्पेक्ट आते हैं, पहला डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। सो कोई भी पॉलिसी जो बनाई जाती है डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को लेकर, उसे हम मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कैसे डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है। एज फार एज सप्लाई ऑफ मनी की बात करें, इसे आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डिमांड फॉर मनी जो है वो डिपेंड करती है कि आपकी मार्केट में या आपकी अर्थव्यवस्था में कितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है। अगर गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में मनी की डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर किसी समय गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम है तो मनी की डिमांड भी कम होगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो कहते हैं कि सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो है ऑफ कंट्री वो कंट्रोल करती है डिमांड और सप्लाई को। सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है।
तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सबसे पहला आता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक उधार देती है कमर्शियल बैंक को, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और जब कमर्शियल बैंक कहते हैं रेपो रेट रेफर्स टू रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इट, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। मैंने आपको पहले बैंक और रेपो बताया क्योंकि वो सिमिलर से थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट है विच द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री लेंड्स टू कमर्शियल बैंक। फिर उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो। कैश कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ सर्टेन परसेंटेज। कमर्शियल बैंक को ज़रूरी है कि कुछ परसेंटेज अपनी टोटल एसेट का आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाए। उस रेशो को हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो वो है जो मिनिमम परसेंटेज बैंक अपने पास रखता है टोटल डिपॉजिट का। कैश रिजर्व तो ये हो गया, मान लो मैंने जो टोटल एसेट है 100 रुपये की है, 100 रुपये में से 30 रुपये मैंने अपने आरबीआई के पास रिजर्व रख दिए, तो रेशो होगी 7:3। ये कैश रिजर्व रेशो है। और जब स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, अब मैं 30 तो रख चुकी, अब मेरे पास 70 रुपये बचे हैं। 70 में से मैंने क्या किया, 20 रुपये अपने पास रख लिए, बाकी 50 रुपये आगे इन्वेस्ट कर दिए। जो 20 रुपीज़ अपने पास कैश बनाए रखा ना लिक्विडिटी, उसे स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। जब हम लिक्विड यानी कैश के रूप में या लिक्विड एसेट जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है साथ के साथ, उस रूप में अपने पास पेमेंट रखते हैं, तो उसे हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इट। जब हम अर्थव्यवस्था में सिक्योरिटीज को खरीद कर बेच कर जो डील करते हैं, उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट रेफर करता है टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से। ऊपर क्या था, देता है, किसको देता है, आरबीआई को। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है, उसके बदले रेट लेता है, तो वो बैंक रेट कहलाता है। और जब हम उसका उल्टा चलेंगे तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिस्कल पॉलिसी। जो वर्ड फिस्कल है वो फिस्क से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी यानी खजाना। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी से रिलेट करती है। जैसे कि हम जानते हैं जितना भी पैसा है सरकार के खजाने में, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो सरकार की इनकम, एक सरकार के खर्चे। अगर इनकम ज़्यादा है खर्चे कम है तो उस केस में ज़्यादा पैसा खजाने में होगा, और इनकम कम और खर्चे ज़्यादा है तो पैसा कम होगा, अपनी जेब में लगा लो। आप खर्च से ज़्यादा हो, सेविंग नहीं करते, तो ऑब्वियस आपके पास पीछे पैसे कम बचे होंगे। और जब आपके पास पैसे आते ज़्यादा है पर खर्चते बहुत सोच समझ के हो, तो आप ज़्यादा पैसे जोड़ पाओगे। इन नटशेल जो पॉलिसी है वो रिलेट करती है इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ गवर्नमेंट की, उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो हमारा चैप्टर ये यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद आपको आपकी एक्सरसाइज मिलेगी, होप सो आप एक्सरसाइज को कर लेंगे। जब ऑब्वियस है कि हम कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं कि बुक्स में ध्यान नहीं लगता, तो जब आप हमारी इन वीडियोस को सुनेंगे तो बहुत इजीली आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा और साथ के साथ याद भी होता चला जाएगा। तो इसी तरह से इन वीडियोस को हम आगे आपको देते रहेंगे। अभी आज हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवर हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर के बाद हम कल स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट 100% जो है वो क्लियर किए जाएंगे। और हम आपकी एसएसटी इसी तरह से कंप्लीट करें, उसके बाद आपकी बोर्ड प्रिपरेशन भी करवाएं। तो हमारे हौसले को ज़रूर बढ़ाते रहिएगा, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ
3 चीज़ें चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा अच्छे से आपको तैयारी करवाने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। थैंक यू।